विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे गृह युद्ध की ओर तेज़ी से बढ़ते इसराइल और बहरैन में कदम जमाती ज़ायोनी लॉबी के बारे में। इसराइल में नेतन्याहू की सत्ता में वापसी और देश की न्याय प्रक्रिया में भारी फेरबदल के कानूनों को मंजूरी देने के साथ ही इसराइल में आंतरिक मतभेद गहरे हो गए हैं। इसराइल में बढ़ते खतरे और गृह युद्ध की आशंकाओं के बीच देश के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने देश के नाम अपने संबोधन में कहा कि मुझे लगता है कि हम तेज़ी से संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, एक खतरनाक और हिंसक संघर्ष की ओर। कभी भी बारूद के इस ढेर में विस्फोट हो सकता है। हम गृह युद्ध के खतरों का सामना कर रहे हैं। मैं ज़ायोनी लोगों से अपील करता हूं कि हमारे सामने पहले ही बाहरी खतरे मौजूद हैं। ऐसे हालात में कोई भी टकराव और संघर्ष हमारे लिए रेड लाइन की तरह होगा। ये लक्ष्मण रेखा है, इसे ना लांघा जाए। नेतन्याहू कैबिनेट की अदालत को कमज़ोर करने की योजना के खिलाफ महीनों से इसराइल में विशाल विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कई कंपनियां और ट्रेड यूनियन सरकार के विरोध में हड़ताल पर हैं। जानकार लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार के कई संगीन मामलों में घिरे नेतन्याहू खुद और अपने साथियों को अदालत की कार्रवाई से बचाने और सत्ता जाने के बाद जेल जाने से बचने के लिए इसराइल के अदालती ढांचे को बदलने और उसे कमज़ोर करने की साजिश में लगे हैं। प्रदर्शनकारियों ने ज़ायोनी कैबिनेट को इस योजना से बाज रहने की धमकी देते हुए कहा कि अगर उनकी बातों पर कान नहीं धरे गए तो ये प्रदर्शन हिंसक हो सकते हैं। नेतन्याहू को कई बार जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि इसराइल के हालात बेहद खतरनाक हैं। यहाँ कभी भी गृह युद्ध छिड़ सकता है। देश के हालात भूतपूर्व प्रधानमंत्री इसहाक रबिन की हत्या के बाद हुई हिंसा से भी खतरनाक हैं। ज़ायोनी समाचार पत्र हारेत्स के लिए लिखे गए एक लेख में ज़ायोनी देश के कट्टर समर्थक अंशल ने कहा कि अगर नेतन्याहू और अदालत के समर्थकों में संघर्ष शुरू हुआ तो देश की कानूनी एजेंसियां, पुलिस बल और सेना किसका पक्ष लेंगी। मुझे अफसोस है कि मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता। इस मुद्दे पर सोच विचार भी करूं तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इसराइल से ज़ायोनी नागरिकों का पलायन तेज़ होने के साथ ही बहरैन में ज़ायोनी नागरिकों को ज़मीन बेचने का सिलसिला शुरू हो गया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार बहरैन सरकार ने 9 मिलियन दिनार में ज़ायोनी लॉबी को एक ऑफशोर आइलैंड बेच दिया है। समाचार पत्र अल वतन ने इस संबंध में रिपोर्ट देते हुए कहा कि बहरैन के न्याय मंत्रालय और नीलामी करने वाली एक अरबी कंपनी ने देश के पश्चिम में मौजूद एक आइलैंड और 100 से अधिक संपत्तियों की सार्वजनिक नीलामी की, जिसे यहूदी फंड नामक एक संस्था ने 9 मिलियन दिनार की बोली लगाते हुए जीत लिया। इसराइल के चैनल 7 ने भी खबर देते हुए कहा कि मकबूजा फिलिस्तीन की संस्था यहूदी फंड ने एक नीलामी में बहरैन में 9,554 वर्ग मीटर के खास आइलैंड को $21.5 मिलियन में खरीद लिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आइलैंड बेहद खास और रिहायशी है, जिसमें भारी निवेश किया जा सकता है। प्रो-ज़ायोनी प्रधानमंत्री याइर लैपिड की पार्टी ब्लू एंड वाइट के सांसद और यहूदी फंड के सदस्य के मुताबिक इस आइलैंड पर 50-50 मंजिला इमारतें बनाई जा सकती हैं, जो किसी मुश्किल और इसराइल में संघर्ष के वक्त ज़ायोनी नागरिकों के लिए पनाहगाह का काम करेंगी। अगली खबर में ईरान और चीन के बीच गहराते रिश्ते और अमेरिका की नाराज़गी की चर्चा होगी। चीन और अमेरिका के बीच बढ़ता सहयोग दुनिया भर में जारी अमेरिका की चौधराहट को ख़त्म करने की दिशा में एक और मजबूत कदम साबित होगा और वाशिंगटन को इस बात का अच्छे से अंदाज़ा भी है। रईसी की चीन यात्रा तेहरान और बीजिंग के बीच राजनीतिक और आर्थिक तालमेल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी और इसी बात ने अमेरिका को नाराज़ कर दिया। ईरानी राष्ट्रपति की अपने वरिष्ठ राजनयिकों, कैबिनेट साथियों और इकोनॉमिस्ट के साथ 3 दिन की चीन यात्रा दोनों देशों के बीच हुए सामरिक समझौते को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है। ईरानी राष्ट्रपति कार्यालय के राजनीतिक सलाहकार मोहम्मद जमशेदी ने कहा कि हम चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी के आधार पर इकोनॉमिक कोऑपरेशन की उम्मीद करते हैं। हम एशिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी आर्थिक नीतियों पर चलने में दिलचस्पी रखते हैं। बता दें कि चीन और ईरान ने 25 वर्षों के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में रणनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक कंपोनेंट शामिल थे। यह समझौता ऐसे समय में हुआ था जब ईरान को परमाणु समझौते से हटने के बाद अमेरिका द्वारा लागू किए गए प्रतिबंधों के चलते भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे समय में अमेरिका से जारी टकराव और मुकाबले को देखते हुए चीन ने ईरान का समर्थन किया था। अगली खबर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खिलाफ बढ़ते गुस्से और अमेरिकी सेना पर होने वाले हमलों को लेकर है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करते हुए कहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फ़ौजों पर होने वाले हमलों का जिम्मेदार ईरान है।
ईरान और रूस के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग को मिडिल ईस्ट और अपने सहयोगी देशों के लिए खतरा बताते हुए अमेरिकी रक्षा मंत्री की पश्चिमी एशिया मामलों में सहयोगी दाना स्ट्रोल ने कहा कि ईरान और रूस के बीच बढ़ता सैन्य सहयोग क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक है। यूक्रेन युद्ध में ईरान पर रूस का साथ देने के आरोप लगाते हुए अमेरिकी राजनयिक ने कहा कि हम रूस को हथियार देने के मामले में ईरान की जवाबदेही तय करने के अपने प्रयास लगातार जारी रखेंगे। दाना स्ट्रोल ने कहा कि ईरान इलाके में गैर सरकारी दलों को ड्रोन विमान दे रहा है और ये बहुत खतरनाक बात है। इससे इलाके के लोगों की जान पर खतरा बन सकता है। पेंटागन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही स्ट्रोल ने कहा कि सीरिया और इराक में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ईरान है। वो इन देशों में हमारी सेना के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब समुद्र में भी ईरान हमारे लिए गंभीर संकट बनकर उभरा है। यमन में अंसारुल्लाह और यमन सरकार को ईरान के सैन्य सहयोग के बारे में बात करते हुए अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की सीनियर अधिकारी ने कहा कि रूस और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग के बावजूद हमने अंसारुल्लाह और यमन को लेकर ईरान के रुख में कोई बदलाव नहीं देखा। हमें पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान के समर्थन वाले गुटों की ओर से हमलों का खतरा बना हुआ है। अमेरिका की इस वरिष्ठ राजनयिक ने कहा कि हम मध्य पूर्व और दुनिया भर में अपने सहयोगी देशों के साथ रूस और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग और मैदानी जंग में होने वाले इसके गंभीर नतीजों पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी दुनिया की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।